हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुको एजुकेशन चैनल। मैं राहुल कच्छाप आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ हमारे बायोमोलिक्यूल का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था? कार्बोहाइड्रेट्स देखे थे, इनकी स्ट्रक्चर्स देखी थी, हमने उनका क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है बच्चों, तो आज हम किसके ऊपर बात करने जा रहे हैं? हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो किस पे बेस्ड है? कंप्लीटली इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? गैस बच्चों, गैस, प्रोटीन, एंजाइम्स एंड विटामिन। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रोटीन, एंजाइम्स और विटामिन से। तो सबसे पहले हम इन तीन के अंदर जो लेंगे, हम बात करेंगे किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। कि सर प्रोटीन क्या होते हैं? तो हमने बहुत से नाम सुने कि प्रोटीन ये होता है, प्रोटीन वो होता है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रोटीन को जनरली हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये बहुत ही मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है हमारे लिविंग सिस्टम का। मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल। ठीक है ना? इसकी अगर मैं चीफ सोर्सेस की बात करूं, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आप जानते हैं, देखो, दूध पियोगे तो शक्ति आएगी, ताकत आएगी, तो मिल्क किसका एक बहुत ही अच्छा चीफ सोर्स हो गया। चीज हम खाते हैं, बटर हम खाते हैं, ठीक है ना, पल्सेस, पीनट्स और फिशेस, कहते हैं ना दालों के अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, पल्सेस वगैरह के अंदर। तो ये इसके चीफ सोर्सेस हो चुके हैं प्रोटीन के। फिर हम जानते हैं कि प्रोटीन प्रोटीन एक्चुअली है क्या? तो ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका जो कौन सा ग्रीक वर्ड? प्रोटियोस। कौन सा ग्रीक वर्ड है? प्रोटियोस। ध्यान रखना, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड दैट इज प्रोटियोस, विच मीन्स प्राइमरी और द प्राइम इंपोर्टेंस। ठीक है ना? और द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल प्रोटीन्स आर व्हाट? अमीनो एसिड, है ना, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। दे आर व्हाट? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसके बारे में कुछ जनरल डिस्कशन देखेंगे कि प्रोटीन है क्या। जनरल हमने बात कर ली है। अब पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, तो अब हम इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं। इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले हम अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर इसका डीनेचुरेशन देखेंगे। डेट इज ऑल अबाउट प्रोटीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं इस अमीनो एसिड की तरफ कि ये अमीनो एसिड कौन होते हैं। अमीनो एसिड क्या होते हैं बच्चों? इनकी एक जनरल स्ट्रक्चर होती है, फिक्स होती है इनकी स्ट्रक्चर, कि अमीनो एसिड की हमें स्ट्रक्चर यहां पर किस तरीके से बनानी है। मान लो जैसे कि एक आर है, ये CH है, इससे एक ग्रुप जुड़ गया NH2, और यहां पर एक ग्रुप जुड़ गया है COOH। तो दिस इज द मोस्ट जनरल और एक कॉमन स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं किसी भी अमीनो एसिड की होती है। अब आप क्या करोगे? इस आर की जगह, ठीक है ना, बहुत सारी चीज होती है, आप H जोड़ दोगे, आप CH3 जोड़ सकते हो, आप CH2 CH3 जोड़ सकते हो। तो ऐसे ही करते 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 हमारे पास 20 हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मतलब हमने ऐसे 20 ऐसी चीजें को डिस्कवर करा, ऐसे कंपाउंड को, ऐसे स्ट्रक्चर को हमने क्या करा? डिस्कवर करा। जैसे 20 डिफरेंट टाइप के क्या हो गए हमारे पास? अमीनो एसिड डिस्कवर हुए। ठीक है बच्चों, तो इस चीज का ध्यान रखना कि अमीनो एसिड की मतलब हम इनको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना? तो जैसे कि आर हो गया, अगर मैं कह देता हूं कि आर की जगह, इस आर की जगह अगर मैं रख दूं H, तो वो क्या बन जाता है? सबसे पहला अमीनो एसिड डेट इज ग्लाइसिन। ठीक है ना? फिर उसके बाद अगर मैं इस H की जगह अगर पहला कार्बन वाला ग्रुप रख दो, हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम क्या कह देते हैं? एलेनिन कह देते हैं, है ना, CH, आगे की स्ट्रक्चर बिल्कुल वही रहेगी। तो ये क्या हो गया? एलेनिन हो गया। तो इस तरीके से ही चलती जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कार्बन की ही चेन लगानी, नहीं 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 नहीं, और भी कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक कार्बन फिर दो कार्बन तीन कार्बन, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या थे? अमीनो एसिड। तो होता क्या है? बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिल जाते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड कैसे मिल जाएंगे? जैसे कि एक अमीनो एसिड है, आपको पता है, जैसे CH, ऊपर हो गया R, है ना, इधर कोई न कोई एक ग्रुप है COOH,
और अच्छा, इस R को अभी तो यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। और ये कौन हो गया, NH2। एक और आया कोई भी, ठीक है ना। अभी ऐसा ही एक अमीनो एसिड का ग्रुप आ रहा है, मैं आर यहां पर आर ही ले रहा हूं, आर की जगह कुछ भी हो सकता है। ये NH2 का मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, NH CH, ये R COOH। तो देखो ये एसिड है H+, और रुको, ये OH आएगा, इसका OH निकाल दो, ये OH और ये H निकल गया, ठीक है। आ जाओ आगे और बना दो, H NH CH COH। और आ जाओ एक और ले लो, NH2। इस तरीके से हो गया, तो आगे ऐसे चलती जाएगी चेन, ठीक है बच्चों, आगे ऐसे चलती जाएगी। ये देखो यहां से OH और ये निकाल दो, यहां से OH और ये H निकाल दो, ठीक है। तो अब जो देखो नई चेन बनेगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, क्या ऐसा नहीं हो जाएगा, R CH NH2 CO NH CH R CO NH CH R CO NH CH R CO। अब ये चेन चलती जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये जो चेन चलती जा रही है, ये अमीनो एसिड की चेन है, अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड, ऐसा करके थाउजेंड्स में, और गिनती नहीं इतने नंबर्स के अंदर अमीनो एसिड आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लिंकेज है, इसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। और ये जो चेन बनी है, इसी चेन को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बनते कैसे हैं, एक्चुअली में DNA से mRNA बनता है, और mRNA से जो प्रोटीन बनता है, तो वहां पर ये अमीनो एसिड का एक tRNA का मॉलिक्यूल आता है, जिसमें एक अमीनो एसिड होता है, ठीक है ना। तो वो एक सीक्वेंस के थ्रू जुड़ता रहता है, उसके ऊपर एक शायद अमीनो एसिड का ग्रुप होता है, और वो क्या हो जाता है, उससे ये H और OH निकल जाता है, और ये इस तरीके से जुड़ जाते हैं। तो ये चेन फिर बाद में साइड में अलग हो जाती है, tRNA बिल्कुल सेपरेट, और ये अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अमीनो एसिड की चेन बन गई है, और अमीनो एसिड की चेन को ही क्या बोला हमने, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है ना। तो बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के क्या बना देते हैं, पॉलीमर स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसे ही हम क्या कह देते हैं बच्चों, अमीनो एसिड कहते हैं। और इसके अंदर जो बॉन्ड बनता है, दैट इज पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। और इस चेन को क्या कहते हैं, बहुत सारे पेप्टाइड है इसके अंदर, तो हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज के दो, पेप्टाइड बॉन्ड के दो, बहुत सारे। चलिए एक और इसकी बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी बताता हूं मैं आपको। ये जो अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड में क्या होता है कि मैंने कहा ये COOH ग्रुप है, तो ये एसिड है, तो ये क्या करेगा, H+ आयन को यहां से रिमूव कर देगा, तो ये हो गया माइनस। और ये क्या करेगा, उसी H+ आयन को ये ले लेगा, ठीक है ना। मतलब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, अब यही H+ आयन को ये ले लेगा, तो देखो क्या बनता है हमारे पास, COO माइनस और NH2 NH3 प्लस बना। तो इसको हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। क्या कहते हैं बच्चों, इसे ही हम डिफाइन करते हैं ज्विटर आयन, ठीक है। क्यों इसे हमने ज्विटर आयन कहा, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास नेगेटिव चार्ज स्पीशीज भी है, और एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज भी है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, ज्विटर आयन, दैट इज द थिंग, ठीक है ना। तो इन्हें मत भूलना, ये इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड की, ठीक है। तो हर एक अमीनो एसिड ज्विटर आयन की तरह करेगा एक्ट, क्योंकि यहाँ तो बस यही तो स्ट्रक्चर चेंज करनी है, ये वाली चीज तो सबकी कॉमन है, ठीक है ना। तो ये किस तरह की तरह एक्ट करते हैं, ज्विटर आयन। कौन सा है, जिसमें एक ही ग्रुप के अंदर क्या है आपके पास H+ आयन दे रहा है, और इसको ही H+ आयन लेने वाला भी यहाँ पर है, ठीक है। चलो अमीनो एसिड के अंदर भी अगर हम आगे की तरफ बात करेंगे, तो ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एसेंशियल और एक होता है नॉन एसेंशियल। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड।
तो हमारे पास दो तरीके के अमीनो एसिड हो चुके हैं। एक कौन हो चुके हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल, ठीक है ना। तो एसेंशियल की बात करेंगे तो सबसे पहले एसेंशियल किसको कहते हैं, विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। ओके, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। ये बॉडी में सिंथेसाइज होते ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए तो हम क्या कहते हैं कि आप प्रोटीन को बाहर से इंटेक करो, ठीक है ना, कि आप डाइट से, ये डाइट के थ्रू जाता है, ठीक है ना, ये हमारी बॉडी में नहीं बनेंगे। और ये कौन से होते हैं, जो सिंथेसाइज्ड होते हैं। स्पेलिंग पे ना जाइएगा बच्चों, आप सही लिखना, स्पेलिंग में क्या रखा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। नॉन एसेंशियल कौन होंगे, जो नॉन एसेंशियल, जो एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल कौन नहीं होंगे, जो ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है वो एसेंशियल क्यों होंगे, ठीक है ना। एसेंशियल कौन होंगे, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे, ठीक है। उन्हें हम क्या कहेंगे, एसेंशियल, कांट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी। और नॉन एसेंशियल कौन होते हैं, विच आर सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, ठीक है ना, नॉन एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा एक अमीनो एसिड के बारे में छोटी सी डिटेल, ठीक है ना। हमने यहाँ पर एक चीज और उस चेन में देखी थी। चेन में हमने क्या देखा था कि अगर दो पेप्टाइड की चेन है तो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, तो ऐसे करके बहुत लंबी चेन बनती जाती है, लंबी चेन बनती जाती है, इसलिए हम किसको कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है ना। प्रोटीन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दे आर पॉलीपेप्टाइड चेन और पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, और इनकी कैसी होती है, पॉलीपेप्टाइड इनकी चेन होती है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन का एक जनरल क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, ठीक है ना। चलो, तो अब हम चलते हैं प्रोटीन के क्लासिफिकेशन पे, जिसमें दो पार्ट में होता है, फिर उनके एक पार्ट के भी सब पार्ट होते हैं। अब जो बच्चों प्रोटीन होते हैं, दो टाइप हैं इसके। एक होता है फाइब्रस और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। दो टाइप के हो चुके हैं, एक हो चुके हैं कैसे, फाइब्रस, और एक कैसे हो चुके हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन हो चुके। फाइब्रस कौन होते हैं, जिसके अंदर ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है बच्चों, रन्स पैरेलल, ठीक है। अभी हम सिर्फ फाइब्रस की बात करें, इसके लिए हम पूरा अच्छे से टॉपिक देखेंगे ग्लोबुलर के अंदर, क्योंकि ग्लोबुलर वापस सब पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है ना। फाइब्रस कौन से होते हैं, जिनके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है किस तरीके से रन करती है, पैरेलली रन करती है, और ये जो होते हैं हेल्ड टुगेदर, दे हेल्ड टुगेदर बाय, दो तरीके के बॉन्ड होते हैं। देखो ये रन पे चेन पैरेलल रन करी, ये एक और पैरेलल करी, तो ये आपस में किससे जुड़ते हैं, आपस में एक चेन के अंदर अमीनो 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 एसिड, तो वो तो पेप्टाइड लिंकेज है, ये एक और चेन इनमें पेप्टाइड लिंकेज, अब ये आपस में इस तरीके से, तो यहां कौन से बॉन्ड होते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड। इस चीज का ध्यान रखना है, हम कह सकते हैं कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर हो सकती है। ये अमीनो एसिड की एक एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो चुका है, एक ये डाइसल्फाइड, ये हाइड्रोजन, ये डाइसल्फाइड, हम एनसीईआरटी का एक एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करने का तरीका है, पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल और हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े होते हैं, ठीक है ना। और जैसे ये बन जाते हैं ना, बिल्कुल एक ऐसी नहीं हो गई फाइबर, फाइबर जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, एकदम नेट नेट होती है जाली, उसकी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं हो गई है, ठीक है ना। बस और ये तो नहीं है, तो ये नेट के, तो ये कैसे हो गए, फॉर्म्स ए फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। दूसरी एक और तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इसको भी बहुत अच्छे से याद रखना, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर है तभी तो इसके एग्जांपल देखो, किरेटिन प्रोटीन, नाम सुना होगा आपने, किरेटिन जो हमारे हेयर में, वुल वगैरह में, हेयर में पता है ना, अगर सोचो अगर सोल्यूबल हो जाए वाटर के अंदर तो हमारे हेयर भी सोल्यूबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये इनसॉल्युबल होते हैं, और एक सिल्क के अंदर और होते हैं, ठीक है।
और एक और एग्जांपल आता है मायोसिन। ठीक है, हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है ना, उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां तक बच्चों कोई डाउट? फाइब्रस प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, इनसोल्युबल इन वाटर, और एग्जांपल क्या हो गए? केराटिन एंड मायोसिन प्रोटीन। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, डेट इज ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन हम मास्टर सेशन है हमारा, ये मास्टर क्लास का, तो हम उस अकॉर्डिंग थोड़ा ब्रीफली देखेंगे। ठीक है ना? चलो, तो ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में हम बच्चों क्या जानते हैं? ये क्या बनाते हैं? चेन बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड की, विच आर कोइल्ड अराउंड टू गिव ए स्फेरिकल शेप। मतलब कि चेन यहां भी थी पॉलीपेप्टाइड की, चेन यहां भी होगी, बट यहाँ कोइलिंग हो जाती है। ठीक है ना? मान लो जैसे यहां पर इस तरीके से थी, अब यहां पर इस तरीके से हो गई, इस तरीके से हो गई, और बहुत सारे कोइलिंग हो गई, तो ये कोइलिंग वाली है। ठीक है ना? इसलिए इनको क्या बोलता है? ग्लोबुलर। ग्लोब्यूल जैसे शेप की बन जाती है, कोइल होकर के आपस में कनेक्ट होने लग जाती है। ठीक है ना? तो ये होगा। फाइब्रस क्या होता है कि रन पैरेलल होती है, और वहां पर कैसी होती है? ग्लोबुलर होती है। इस चीज का ध्यान जरूर रखना। और कैसी हो जाती है? स्फेरिकल शेप की ये यहां पर बन जाएगी। ठीक है ना? दूसरी, ये सोल्यूबल होती है, ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल थी, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है? एग्जाम्पल इंसुलिन, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, इंसुलिन और एल्बुमिन ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल है। इंसुलिन एंड एल्बुमिन, सॉरी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो चुके हैं? दो एग्जांपल। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, एंड द लास्ट वन दैट इज क्वाटरनरी। ठीक है, हमारे पास चार तरीके की स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके से समझो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल जस्ट एक चेन है। अब ये क्या हो गई? यूं 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 भी किस तरीके से भी हो सकती है, कोइलिंग हो सकती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है? थोड़ी सी कोइलिंग हो जाती है। अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये देखो कोइलिंग हो रही है, मतलब एक नेटवर्क बना लेती है। ये दो तरीके के अंदर एग्जिस्ट करती है, एक अल्फा हेलिक्स भी होता है इनका, और एक बीटा हेलिक्स, दो तरीके की होती है। ठीक है ना? इसके अंदर क्या हो जाता है? लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है। और ये क्या हो जाती है? क्योंकि ये बनती कैसे है? प्राइमरी से सेकेंडरी बनी क्यों? क्योंकि इसमें रेगुलर चेंजेस आने लग गए। ठीक है ना? उन्होंने क्या देखा साइंटिस्टों ने? एक प्रोटीन ऐसा दिखा ठीक ठाक, एक सेकेंडरी की देखा, तो यार उन्होंने कहा एक रेगुलर फोल्डिंग हो रही है, हर रेगुलर टाइम पे एक फोल्डिंग हो रही है, ये फोल्डिंग हो गई, ये फोल्डिंग हो गई, तो उन्होंने क्या नाम देते? सेकेंडरी। अब उन्होंने क्या देखा? अच्छा, सबसे मेन चीज, ये फोल्डिंग होती क्यों है? कई बार आपको पूछा जाता है। ये फोल्डिंग ऑफ बैकबोन किसकी वजह से होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन सीओ और एनएच ग्रुप। ठीक है ना? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन सीओ एंड एनएच ग्रुप। ठीक है ना? इनकी वजह से ये फोल्डिंग हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, सीओ और एनएच ग्रुप बनता है ना, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, तो वो क्या कर देता है? इनकी फोल्डिंग करा देता है, रेगुलर फोल्डिंग। टर्सरी स्ट्रक्चर की तरफ जाओगे, टर्सरी और भी आसान है। उन्होंने क्या देखा कि यही फर्दर फोल्डिंग हो गई। सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड तो हो रही है, ये फर्दर फोल्डिंग होकर के एक और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रही, मतलब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये फर्दर फोल्ड हो गई, और फिर वापस से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रही। बस, तो ये देखो ये कैसी हो गई? टर्सरी। ठीक है ना? ये सेकेंडरी आपस में दोनों, एक ने यहां पे फोल्ड कर लिया, ये क्या बना दिया? टर्सरी बना दिया। समझ में आ गए मेरे बच्चों? तो एक चीज समझना, ये लोग स्टेबल क्यों है? अगर आपको कोई पूछ ले कि व्हाई दे आर स्टिल स्टेबल, तो स्टेबिलिटी का फैक्टर इनका क्या जाएगा कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, और पेप्टाइड लिंकेज तो है ही है, क्योंकि अमीनो एसिड की चेन है, तो वही लिंकेज है सारे, जो इन स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड करा रहे हैं एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी। क्वाटरनरी तो आप पूछो ही मत, ये तो किसी भी तरीके से हो सकती है। ठीक है ना? और ज्यादा फोल्डिंग होंगे, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है चलो, तो ये हमने क्या देखा? इनकी कुछ स्ट्रक्चर्स यहां पर देखी। अब हम देखते हैं इसका डीनेचुरेशन, कि इनका डीनेचुरेशन क्या होता है।
डीनेचुरेशन बहुत ही आसान है। डीनेचुरेशन को कैसे डिफाइन करोगे? देखो, बहुत ही शॉर्टली और स्वीटली मैं बताना चाहूंगा कि हर एक प्रोटीन क्या होता है, अपनी नेटिव स्टेट में प्रेजेंट होता है। जैसे आप घर में बैठे हो तो आप सूट बूट पहन के तो बैठोगे नहीं, पजामा पहन लोगे, है ना, लोअर टी शर्ट, ऐसे कंफर्टेबल रहोगे। तो वैसे ही हर प्रोटीन अपने आप को कंफर्टेबल रखना चाहता है, ठीक है ना। तो कंफर्टेबल रखना चाहता है। अगर वहां पर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हुई, जैसे आप घर हो, आपको कहते हैं कि यार आपके गेस्ट आने वाले हैं, तो आप क्या कर लोगे भाई? सिचुएशन के अंदर गेस्ट आने वाले, तो फटाफट से कुछ ना कुछ दूसरे कपड़े पहनोगे। उनके सामने थोड़ी ऐसे चले जाओगे कि सर हम तो बनियान के अंदर हम तो ऐसे ही चल जाएंगे, नहीं, उस समय आप चेंज करोगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या हो जाता है, प्रोटीन है, ठीक है ना। अब आप क्या कंफर्टेबल नहीं हो, थोड़ी गर्मी भी लग रही होगी, लेकिन क्या कर, पहनना तो पड़ेगा। तो प्रोटीन के साथ ऐसा होता है कि इनकी क्या हो जाती है कि ये जो प्रोटीन होते हैं, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इन्हीं के ऊपर काम करते हैं। अगर इनमें थोड़ी सी भी स्ट्रक्चर में चेंज हुआ तो ये क्या होने लग जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है। मैं कहता हूं तो टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, है ना, पीएच बढ़ गई या कम हो गई, तो इनसे क्या हो जाती है, इनके जो ग्लोबुल की जो चेन अभी हमने देखा ना, फोल्डिंग हो रही है, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज इनकी वजह से हो रहा है। तो ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं, खुल जाएंगे, अपने आप को खोल देंगे, या तो बिल्कुल पैक हो जाएंगे और या पूरे खुल जाएंगे। तो चेंज आ गया इनके स्ट्रक्चर में, इनके स्ट्रक्चर में चेंज आया तो पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन में चेंज आ जाता है। उस चेंज की वजह से क्या हो जाता है, प्रोटीन टूटने लगता है, डीनेचुरेट होने लगता है। डेट इज द व्हाट, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो कहते हैं ना, ओल्ड एज होती है तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन होने लग जाता है, क्योंकि बॉडी वीक पड़ रही है। बॉडी का अब वो इतनी कैपेबल नहीं है कि इतनी टेम्परेचर को सहन कर सके, या बॉडी की पीएच, जैसे बड़े होते तो कहते हैं ना, तीखा कम खाया करो, तीखा खाता तो वो ब्लड प्रेशर, जो शुगर लेवल है, ये सब बढ़ते हैं, कम होते हैं। तो इनकी वजह से भी काफी इफेक्ट होता है, ठीक है ना। हम थक जाते हैं, गर्मी आती है, गर्मी में हम क्या होते हैं, थोड़ा भागो, आप थकने लग जाओगे, हांफने लग जाओ, क्यों? टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा तो उससे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन। दैट इज व्हाट, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। चलो, अब बच्चों में आगे पढ़ाता हूं एंजाइम, ठीक है ना। एंजाइम तो इससे भी आसान है, एंजाइम में तो है ही क्या। हाँ, चलो, एंजाइम को याद करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज, एंजाइम, चलो, तो देखो, अगर मैं एंजाइम की बात करूंगा तो एंजाइम को जनरली हम एज ए कैटलिस्ट की तरह यहां पर हम समझेंगे। एंजाइम क्या होते हैं बच्चों, देखो आपको थ्योरेटिकली बताता हूं। हम क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, ले लो, हम केमिस्ट्री में भी कुछ नहीं, केमिस्ट्री में जैसे हम बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है ना। आपको रिडक्शन कराना है तो आपको कोई ना कोई कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन कराना है तो कोई ना कोई कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक रिएक्शन के लिए कोई कैटलिस्ट, आप रोजेनमूड रिएक्शन देखिए, उसमें PDBaSO4 का यूज करा है इन प्रेजेंट ऑफ H2, तो काम तो H2 का है, इनका क्या काम है, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, उस रिएक्शन को फास्ट कराते हैं। तो उस रिएक्शन को फास्ट कराया तो वो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए हमको किसकी जरूरत पड़ी है वहां पे, एक कैटलिस्ट जो रिएक्शन को स्पीड अप कराए, ठीक है ना, विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, बिना पार्टिसिपेट करे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के अंदर वो कुछ रेगुलेट नहीं कर रहा है, लेकिन मतलब उसकी स्ट्रक्चर में कहीं नहीं आ रहा वो, लेकिन उसको पकड़ा और उसको लेकर के यहाँ आके छोड़ दिया, ठीक है ना। कुछ दो मॉलिक्यूल है तो दोनों आलसी हैं, तो उसने क्या करा, पकड़ा और एक को दूसरे के पास ले गया कि ले चल करो रिएक्ट, तो उन्होंने रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, और खुद हट जाएगा। तो यही सब कौन होते हैं, हमारे कैटलिस्ट होते हैं। तो कुछ बायो कैटलिस्ट भी होता है हमारी बॉडी, आप क्या कह सकते हो, माल्टोज है, माल्टोज ने किसमें कन्वर्ट हुआ था, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट, तो वो ऐसे ही कन्वर्ट नहीं हो जाता, उसके लिए एक एंजाइम का यूज होता है, माल्टेज। तो वहां पर ये बायो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो एंजाइम भी क्या है, एक टाइप का कैटलिस्ट है, इसका काम क्या है, कैटालाइसिस करना। तो जो माल्टोज है, ठीक है ना, माल्टोज, माल्टोज ने किसमें चेंज हुआ है, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है ना। तो इसके लिए जो एंजाइम यूज है वो हो गया माल्टेज। ध्यान रखना, जो एसी वर्ड का यूज किया जाता है एंजाइम कैटालिसिस के अंदर। मैं कह देता हूं और भी, सुक्रोज, सुक्रोज किसमें चेंज हुआ, ग्लूकोज फ्रक्टोज, तो ये सुक्रेज, ठीक है। लेक्टोज, लेक्टोज किसमें चेंज होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है, तो ये लेक्टेज। तो इस तरीके से हमारे पास ये देखो, ये क्या है, एंजाइम है। तो यहां पर इसका भी क्या काम होता है, एंजाइम का ही बायो कैटलिस्ट का काम करता है। ये एंजाइम क्या होता है, एज ए कैटलिस्ट का काम कर रहा है।
तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कराता है, रिडक्शन रिएक्शन, इसलिए ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम का यूज होता है। अब हम इसकी मैकेनिज्म की तरफ जाएंगे कि किस तरीके से मैकेनिज्म करता है, ठीक है ना। मैकेनिज्म इन द सेंस कि हमारी बॉडी में काम कर क्या रहा है, मतलब इसका रोल क्या है, इसने ऐसा करा क्यों, ठीक है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो मैं कहता हूं कोई रिएक्शन है, ए से कह देता हूं बी बना, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो हमको एक जैसे ही मैं कह देता हूं कि इस रिएक्शन को मैं 100 किलो जूल मैंने एनर्जी दी, 100 किलो जूल पर मोल मान लो मैंने एनर्जी दी, तो ये ए से बी में कन्वर्ट हो गया। मैं 80 भी दे रहा हूं तो भी ये कन्वर्ट हो रहा है, मैं 86 दे रहा हूं तो भी कन्वर्ट हो रहा है, 85 दे रहा हूं तो भी कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जैसे 84.9 दिया, कन्वर्ट नहीं हुआ, तो मिनिमम मुझे कितनी देनी है, 85। तो ये क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए रिएक्शन। तो 85 भी कम नहीं है, 85 भी कम नहीं है। तो ये 85 मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है ए से बी बनाने में। सोचो कि अगर ये 30 हो जाए तो हमें कितनी कम एनर्जी देकर के भी हमें प्रोडक्ट मिल रहा है ना। तो ये काम करता है एंजाइम और या दूसरे जितने भी कैटलिस्ट है, ये क्या करते हैं, रिएक्शन में आकर के उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। मैं कह देता हूं विद एंजाइम कैटलिस्ट। देखो विदाउट एंजाइम मान लो जैसे कि कोई भी रिएक्शन है इस तरीके से हो रही है, ये क्या है, मान लो इधर हम क्या लिखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी लेते हैं, और यहाँ पे कोई भी रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है ना। तो अभी ये देखो विदाउट कैटलिस्ट ये रिएक्शन हुई है और इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत, अगर मैंने कैटलिस्ट का यूज करा तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, बना तो यहीं पे, अभी यही पहुंचा यहीं से, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है। तो अब देखो इस केस पे एक्टिवेशन एनर्जी का गैप आया नहीं आया, तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी का जो गैप आया ये एनर्जी हमने कम कर दी। मान लो ये 100 जूल थी, ये 30 जूल है, तो देख रहे हो कितना फर्क आ गया, ठीक है ना। तो 100 जूल पे वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, अब मुझे 30 जूल एनर्जी देने पर भी कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या करता था, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। दैट इज व्हाट, दैट इज एंजाइम। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज व्हाट बच्चों, बताओ बताओ बताओ, दैट इज विटामिन। तो चलिए अब देखते हैं विटामिन, हमारा लास्ट टॉपिक विटामिन। विटामिन, कोई विटामिन बोलता है, कोई विटामिन बोलता है, तो हाँ दोनों में देखा जाए तो ये एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, विच इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट। हम कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो इन विटामिन की क्या हो जाती है, हमारी डाइट में रिक्वायरमेंट होती है। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट, ओके, बट देयर डेफिशिएंसी कॉज स्पेसिफिक डिजीजेस, ठीक है। रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट, ओके, और इनकी जो बच्चों डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी कॉजेज डिजीजेस, ठीक है ना। इनकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाती है, डिजीज होने लग जाती है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इस चीज का ध्यान रख, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस एज वेल, तो ठीक है। तो ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं सम स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन, परफॉर्म सम स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि दे परफॉर्म सम स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ। किसकी ऑप्टिमम ग्रोथ, हमारी बॉडी की, ओके, और या किसी भी ऑर्गेनिज्म की। और इन्हें हम जनरली किन से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट से, रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट, रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा बेट्स, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं विटामिन की, आपको याद रखनी है, ठीक है। और जो विटामिन होते हैं इन्हें हम टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो कौन होते हैं, वाटर सोल्यूबल, और एक होते हैं फेट सोल्यूबल।
एक हो गए फैट सोल्यूबल, सीधी सी बात है वो फैट में सोल्यूबल है, फैट मतलब ऑयल्स। एंड द सेकेंड वन इज वाटर सोल्यूबल। ठीक है बच्चों, तो दो चीजों का याद रखना, ये कैसे होते हैं, फैट सोल्यूबल भी होते हैं, वाटर सोल्यूबल। तो हमारे पास ए डी ई के ये होते हैं फैट सोल्यूबल, और अदर जितने भी बचे वो सब क्या हो चुके हैं, वाटर सोल्यूबल हो चुके हैं। तो जो ऑयल्स वगैरह के अंदर सोल्यूबल है फैट, और जिन्हें हम क्या कहते हैं वाटर के अंदर सोल्यूबल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन हम उन्हें कहते हैं। जनरली जो भी बी ग्रुप विटामिन है, बी ग्रुप सी ग्रुप के विटामिन, वो सोल्यूबल होते हैं। ठीक है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, इनकी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप है वो बता देता हूं, और इनका कुछ फंक्शंस। वैसे एक टेबल आपकी एनसीईआरटी में बनी है, तो आप उसे याद कर सकते हैं। जैसे विटामिन मैं कह देता हूं, विटामिन सबसे पहले ए आता है। ठीक है, तो चलो पहले बता देता हूं नाम कौन, विटामिन ए। बी के अंदर कौन आते हैं, 1, 2, 6 और 12। विटामिन, विटामिन ए को ऐसे लिखो, विटामिन ए, विटामिन ए, B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। आई थिंक यही है ना एनसीईआरटी के अंदर। तो देखो बच्चों, चीफ सोर्सेज तो आप देख लीजिएगा। चीफ सोर्सेज देखो सबके काफी सारे सिमिलर भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे ए हो गया फिश लिवर, कैरेट वगैरह से, बटर मिल्क से मिलता है। ये हो गया यीस्ट हो गया, मिल्क हो गए, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, तो उनसे हमें B1 की जो कमी है वो पूरी हो सकती है। B2 जिसको ध्यान रखना इनके नाम, B2 को और क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ठीक है ना, अभी और भी आ रहे हैं आगे, तो इनको क्या है, नाम से याद रखना। जैसे सी है, सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। तो कोई पूछ सकता है ऐसा कौन सा विटामिन है जो एसिड है, सॉरी B12 नहीं, ये विटामिन सी है। ये तो विटामिन सी को हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ठीक है ना। एक जो विटामिन B6 है, इसे भी हम पैराडॉक्सिन नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नाम आपको याद करने हैं, जो याद करना है बता देता हूँ, इसके सोर्सेज आप देख लेना। जनरली इनसे होने वाले डिजीजेस, जैसे ये जीरोप्थेल्मिया है ना, ये कौन सी डिजीज कोस करता है, खास खास बता रहा हूं मैं आपको। ये जीरोप्थेल्मिया क्रॉस करेगा, या नाइट ब्लाइंडनेस। जीरोप्थेल्मिया क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ कोरोनिया, और इसके साथ एक नाइट ब्लाइंडनेस ये कोस करता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है। फिर उसके बाद हम B1 पे आते हैं। B1 बेरी बेरी, बस इतना याद रखो, B1 बेरी बेरी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। ठीक है ना, B1 इट इज बेरी बेरी, ये चीज लॉस ऑफ एपेटाइट। और B2 चेलियोसिस वाली जो डिजीज होती है, ठीक है ना, फिशरिंग होने लग जाती है एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ, है ना, और बर्निंग सेंसेशन, तो चेलियोसिस इसका बढ़िया एग्जांपल है, चेलियोसिस हो गया। B6 की तरफ चलते हैं। B6 के अंदर क्या होता है, कॉन्वल्जन्स हो जाते हैं। ये क्या कॉज कर देता है, कॉन्वल्जन्स। ठीक है। B12 तो बच्चों जानते हो, बहुत ही पर्निशियस एनीमिया वाली, आरबीसी के होती है। ठीक है, ये क्या कॉज करता है, परनिशियस एनीमिया कॉज करता है, आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाती है। सी से बहुत ही कॉमन, सी स्कर्वी, बी बेरी बेरी, ए जीरोप्थेलेमिया, स्कर्वी। ठीक है ना, SCURV, स्पेलिंग देख लेना भाई। और डी से तो रिकेट्स। ठीक है, डी से क्या हो जाता है, रिकेट्स, बोन डिफॉर्मेटिव्स वगैरह की हो जाती है ना, क्योंकि हमें क्या मिलता है इसके अंदर, बता सकते हो, विटामिन डी है ना। विटामिन डी से हमें क्या मिलेगा, जनरली हम बोन के हमारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, बोन मजबूत बनती है हमारी। फिर विटामिन के की तरफ चलते हैं, तो विटामिन के होता है इंक्रीज कर देता है ब्लड क्लोटिंग टाइम।
ठीक है ना, ये सब इनकी डेफिशिएंसीज होने वाली चीज। इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम, इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम। ठीक है, एक विटामिन और है मुझे याद आया है, विटामिन ई। ठीक है ना, विटामिन ई जो होता है ये इंक्रीज करता है फ्रेजाइलिटी ऑफ आरबीसीस, इंक्रीज फ्रेजाइलिटी। ठीक है ना, बस इतना याद कर लो, डेट इज सफिशिएंट बच्चों। ठीक है, तो इनसे होने वाले डिजीजेस, ठीक है ना, इनके नाम, ठीक है, ये सारे ये इसको ऐसा B2126112, ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद करना है। विटामिन ए, जीरोप्थेलिमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरीबेरी, चेलियोसिस, कन्वल्जन्स, पर्निशियस एनीमिया बहुत ही कॉमन। B12 की कमी एक ऐसी है जिसे पूरी करना बहुत मुश्किल होता है। ये जो मीट वगैरह का जो होता है ना, नॉन वेज पर्सन, उनके लिए इतनी दिक्कत नहीं होती, बट वेजिटेरियंस के लिए कई बार दिक्कत हो जाती है। लेकिन वेजिटेरियंस को इस सिचुएशन में दही का सेवन बहुत अच्छे से करना चाहिए। दही के अंदर जो कर्ड होता है उसके अंदर बहुत मिलता है, बाकी मीट, फिश, इनके अंदर तो है ही है। सी, स्कर्वी हो जाती है। डी, रिकेट्स, डी बोन डिफॉर्मिटी हो गया। क्लोटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, जैसे कहीं लग जाती है तो ब्लड निकलता है तो पेक हो जाता है ना, तो ये क्लोटिंग टाइम को बढ़ा देता है। और ई, फ्रेगाइलिटी को बढ़ाता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, प्रोटीन, विटामिन एंड हार्मोन एंजाइम्स के ऊपर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये पूरा एक थ्योरेटिकल है, इसे बच्चों आपको सिर्फ याद करना है। क्वेश्चंस आपको कैसे बन सकते हैं कि साहब आप बताइए विटामिन डी की कमी से क्या होता है, व्हाट इज द what causes the deficiency of any type of vitamin। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी का आपको केस बताना है। ठीक है, व्हाट इज प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछी जाती है तो आपको इनको जनरल रिवाइज करना। ठीक है बच्चों, कहीं भी थ्योरी, इस थ्योरिटिकल पार्ट है, कहीं भी डाउट आता है आप हमें बताइए, हम यहीं पे थ्योरी से जवाब दे देंगे, आपको समझा देंगे। हमारे ऑनलाइन सेशंस भी चलते हैं, डाउट सॉल्विंग के भी चलते हैं। आप हमसे पर्सनल लर्निंग भी करना चाहते हैं तो हम 1-to-1 भी मिल सकते हैं, ग्रुप वाइज भी मिल सकते हैं, जैसा आप चाहें हम वो हर चीज प्रोवाइड कराते हैं हमारे यहाँ। ठीक है बच्चों, तो हमारे एजुको एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी इसका एक और बाकी है लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर डीएनए के ऊपर, डीएनए, आरएनए और न्यूक्लिक एसिड की जो फुल स्ट्रक्चर। थैंक यू।